संविधान। संविधान सबसे पहले संविधान ही पढ़ाया था। दिखाई जरा क्या पढ़ाया था। पढ़े जी। इंडियन पॉलिटी। पढ़ाने का तरीका तो ये है कि बस तुम्हारे दिमाग में पॉलिटी छप जाए, तुम्हें जिंदगी में पॉलिटी पढ़ने ना पड़े। और ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, आसान है। देश चल रहा है जिस चीज से, वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसे जानने से पहले दो तीन छोटी छोटी बातें जाननी पड़ेंगी आपको। और वो छोटी सी बातें क्या हैं, जिनका आगे बहुत जिक्र होगा बार बार, तो उनके बारे में जरा एक बार पहले ही समझ लो। और फिर एक कहानी मैं आपको बताऊं। कहानियां मेरे पास बहुत सारी। अगर इसकी कहानी तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो बातें आसान हैं, इतने इजीएस्ट वे में कि तुम समझ जाओगे पूरी फिल्म चल क्या रही है। सबसे पहले वर्ड का नाम तो है क्या, बस इनका मतलब बताना, मुझे फालतू की बात नहीं बतानी आपके लेवल पे, तो मुझे कहीं और लेके चलना। आपको पहले बेसिक से बात बताऊं, समाज क्या चीज है। व्यक्तियों का समूह समाज है। व्यक्तियों का समूह समाज है। जिस समाज में बहुत सारी इकाइयां रहती हैं, अलग अलग यूनिट है, हम सब समाज का हिस्सा हैं। क्या किसी ने समाज के कोई नियम लिख के दे रखे हैं? नहीं, समाज के नियम लिख के नहीं दे रखे हैं। लेकिन तुम कुछ भी ऐसा काम करोगे जो समाज की भावनाओं के विपरीत होगा, एकदम से तुम्हारे खिलाफ सामाजिक आवाजें उठना शुरू हो जाए, गांव में, शहर में, हर जगह कि ये तो इसने अच्छा नहीं किया, ऐसा तो करना नहीं चाहिए। यानी समाज टिका हुआ है मान्यताओं पे, विश्वासों पे, बिलीव पे। तो व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें कुछ मान्यताएं हों, कुछ विश्वास हो, कुछ बिलीव हो, और वो चलता हो उससे। बात क्लियर, क्या है समाज? ठीक, कि तुमने सामाजिक रूप से काम ठीक नहीं किया। यानी समाज टिका हुआ है कुछ नैतिक सिद्धांतों पे। समाज के अंदर कुछ मोरल और एथिकल वैल्यूज हैं जिसे मेंटेन रखना चाहिए। समाज कहता है माँ बाप का अपमान ना करो, उनकी सेवा करो। कैसी वैल्यू है ये? नैतिक वैल्यू है ये। तो एक तो क्या होता है, समाज, जिसमें बहुत सारे नैतिक सिद्धांत हैं, सामाजिक मोरल वैल्यूज हैं, जिनसे ये बनता है। ठीक, कि ये काम इसे नहीं करना चाहिए, ये इसे पहनना चाहिए, ये सब कौन बता रहा है? समाज। तो इतनी बात तो सब समझ गए कि समाज क्या होता है, व्यक्तियों का एक समूह जिनकी कुछ कॉमन मान्यताएं होती हैं, कुछ मोरल वैल्यूज होती हैं, एटसेट्रा। दूसरी बात, अगली बात, ये राज्य क्या होता है, व्हाट इज स्टेट। जिसे बार बार तुम कह लो देश, तो मैं देश भी कह दूंगा, हाँ ठीक है देश भी है ये। तो राज्य क्या होता है, जिसके पास निश्चित जनसंख्या हो। तुम किस देश के आदमी हो मुझे पक्का बताओ पहले ही। तो पक्का कहा, निश्चित, डेफिनेट पॉपुलेशन, डिफाइन पॉपुलेशन। असमंजस ना हो, तुम कहां के हो? तुम कह रहे भारतीय, मैं कह रहा तुम बांग्लादेशी। अब बताओ कहां के? तो पहली बात क्या है, जनसंख्या निश्चित, तुम्हारे पास आइडेंटिटी हो तुम्हारी। दूसरी बात, उसके पास एक निश्चित क्षेत्र हो, झगड़ा ना हो बिल्कुल भी। तुम्हारे बॉर्डर्स कहां कहां तक हैं ये क्लियर आउट हो पहले ही। नेपाल वाले कह रहे इतना हिस्सा हमारा, चीन वाले कह रहे इतना हिस्सा हमारा, हम कह रहे हमारा। तो तनाव शुरू, झगड़े शुरू। चलने किससे? हमारे चाइना से, पाकिस्तान से। तो भूभाग कैसा हो? निश्चित, डिफाइन एरिया। तीसरी बात क्या, जनसंख्या हो, आदमी होंगे। अगला, उनके पास कोई क्षेत्र होगा। और तीसरा, यहां कोई नियम कानून के अनुसार काम चलाने वाली सरकार हो, गवर्नमेंट हो सकता है गवर्नमेंट के अलग अलग रूप हो, लेकिन गवर्नमेंट हो। एक संगठित प्रणाली या संस्था जो क्षेत्र के भीतर जनता के लिए क्या करेगी, कानून बनाएगी।
उन्हें क्या करवाएगी, लागू, और यहां का शासन चलाएगी, क्या कहेंगे उसे हम, सरकार। समाज क्या होता है, क्लियर, जो कुछ सिद्धांतों पे, कुछ विचारों पे, कुछ मान्यताओं पे टिका हुआ है, ठीक क्या। राज्य क्या है, जिसपे एक निश्चित जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, एक सरकार है, एक सरकार है। और अगला वर्ड क्या, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या होती है, तुम अपने मालिक खुद हो, तुम पे किसी और का राज नहीं हो, संप्रभु, अपने नियम कानून अपनी इच्छाओं में तुम क्या हो, इंडिपेंडेंट। तो ऐसा कुछ होगा, तुम अपने आप में सुप्रीम पावर हो, तुम किसी और से कंट्रोल नहीं होते कि ब्रिटेन जो होगा तुम वही करोगे, हम अपने मालिक खुद हैं। तो अगर कोई देश अपना मालिक खुद है अर्थात अपने आप चलता है तो क्या कहलाते हैं उसे, तो किसी देश पे अगर ये चार चीज हैं तो वो कौन है, एक राज्य। इसी राज्य की अनुच्छेद 12 में क्या दी गई है, प्रॉपर डेफिनेशन संविधान के, कि राज्य का मतलब किससे होगा। तो राज्य का मतलब किससे होगा, भारत की सरकार और संसद से होगा। राज्य की सरकार और विधानमंडल से होगा। किससे, नगर निगम नगर पंचायत, ये भी राज्य के दायरे में आएंगे, इसे भी राज्य ही बोलेंगे। और अन्य प्राधिकरण, ये बैंक संस्थाएं सब किस में आएंगे, राज्य। राज्य का उद्देश्य क्या है, अपनी जनता के लिए व्यवस्था, सुरक्षा, शासन, ये सब प्रदान करना, हमें दिक्कत ना है, यही राज्य का उद्देश्य है। मैं इन सारी बात को दूसरे वर्ड में कहूंगा कि राज्य का उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी शासन व्यवस्था बनाना। कैसा राज्य हो, वेलफेयर स्टेट, ये राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी, जहां कोई गरीब ना हो, सरकार उसका ध्यान रखती हो, ठीक क्या। दूसरा काम क्या हो, सबको सुरक्षा हो, जंगल राज ना हो, कि आप बाहर चलने में क्या करें, अपने आप को सुरक्षित महसूस, सरकार आपके लिए खड़ी हो, कानून का इतना भय हो। तो ये सारे काम क्या हो, अगर राज्य करता हो तो उसका उद्देश्य पूरा है। समाज क्या है, राज्य क्या है, बात क्लियर। समाज, राज्य, राज्य के पास क्या हो, चार चीज, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और अपने आप में खुद अपने मालिक, संप्रभुता, सोवरेनिटी। ठीक, अब दुनिया भर में जिसको तुमने कहा क्या, समाज ने किसका निर्माण किया है, राज्य का, जिसके पास निश्चित नियम कानून है, जिससे वो सरकार के रूप में चलाता है। तुम इसी राज्य को देश कह दो, कोई गलती है क्या, ठीक है। इसके रूप अनेक है, तुमने अभी पढ़ा है अनुच्छेद 12, जिसमें सरकार ने बताया है कि कौन कौन राज्य है, कि सब राज्य में इंक्लूड हैं। तो जब भी संविधान में जिक्र आएगा तो राज्य का मतलब वो सब इसमें इंक्लूड है। देश की सरकार, राज्य की सरकार, सारे संगठन, ये सारे बैंक, ये सारी ग्राम पंचायतें सब इसमें शामिल हैं। तो अब देश कैसे बनना शुरू हुए, एक कंसेप्ट है क्या, यूरोपियन, यूरोपियन कंसेप्ट ऑफ नेशन, और एक है आधुनिक अवधारणा। मुझे समझाना पहली एक क्लास में कंसेप्ट इकोनॉमी का, और उसके तुरंत बाद बढ़ाना क्या आपको, भारत का संवैधानिक विकास, क्राउन के अधीन और कंपनी के अधीन, और उसके बाद संविधान निर्माण, फिर प्रस्तावना और उसके अलग अलग पार्ट। टॉपिक आसान है, कुछ नहीं इसके अंदर, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लें तो। समाज क्या है, राज्य क्या है, और पहले राज्य अर्थात देश कैसे बन रहे थे। तो तुम चलो यूरोप में, पहले चारों ओर जिनका राज था वो कौन थे, राजा, और उन्हीं का राज था। चाहे भारत का नाम लो, चाहे यूरोप का नाम लो, चाहे चंगेज खान का नाम लो, दुनिया भर में राजाओं का ही राज था। ऐसा ही एक बड़ा साम्राज्य कौन सा था, रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य, जिसका राज कहां रहा, यूरोप में। रोमन साम्राज्य चला गया, टूटता हुआ और खत्म हो गया। इसका स्थान छोटे छोटे राजाओं ने लिया और छोटे छोटे देशों ने बना।
या तो बने छोटे छोटे राजवंश या बने छोटे छोटे देश। और ऐसे देश बनने का क्रम कहां से स्टार्ट हुआ? यूरोप से। तो प्रारंभ में राज्य अर्थात देश किस प्रकार से बन रहे थे? तो वो कौन सा कंसेप्ट है? यूरोपियन। तो जब ये साम्राज्य टूट रहा था तो जिनकी भाषा एक जैसी है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए, जिनकी कॉमन लैंग्वेज है, और उन्होंने या तो किसी राजा के अधीन अपने आप को कर लिया या कोई सरकार बना ली अपने चुन के। तो तुम चेक करना पूरे यूरोप में, ये बताओ क्या किसी स्पेन बोलने वाले देश में कोई दूसरी भाषा वाला रहता है? नहीं। स्पेनिश बोलने वालों ने क्या बनाया अपना देश? स्पेन। जर्मन बोलने वालों ने कौन सा देश बनाया? क्या इसमें इंग्लिश बोलने वाले रहते हैं? क्या फ्रेंच बोलने वालों ने कौन सा देश बनाया अपना? फ्रांस। स्वीडिश बोलने वालों ने कौन सा देश बनाया अपना? स्वीडन। इंग्लिश बोलने वालों ने कौन सा देश बनाया अपना? इंग्लैंड। वहां 3 देश हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। वो तीनों कंबाइंड कर दो तो क्या नाम है? ब्रिटेन। और इसमें जोड़ दो उत्तर आयरलैंड तो नाम है यूके। क्या बताया? इंग्लिश बोलने वालों का नाम इंग्लैंड। तो तुम क्या देख रहे हो? जो देश बनने का कंसेप्ट है, तुमने अभी तो कहा था कि राज्य के लिए 4 चीज चाहिए। क्या चाहिए? एक तो जनसंख्या चाहिए, आदमी, तभी राज्य बन सकता है। एक उन्हें क्या चाहिए? कोई एरिया। एक क्या चाहिए उन्हें? कोई गवर्नमेंट। और एक वो अपने मालिक खुद होने चाहिए, उन पे किसी और का अधिकार ना। तो ये 4 चीज जब यूरोप में आती हैं तो इसमें एक्स्ट्रा एक बात जुड़ती है। क्या? हम अपने मालिक खुद हैं, सरकार चुन लेंगे, हमारी सरकार तो ये है, बात खत्म हो गई। हम तो रानी के अधीन है, बस रानी हमारा भला करेगी। और हम तो गाते फिरेंगे क्या? मे लिव लॉन्ग द क्वीन, रानी की उम्र लंबी हो। राष्ट्रगान है किसका? ब्रिटेन का। अब उसमें क्या जोड़ दिया गया? रानी हटा दे, क्या कर दिया? किंग। कि राजा की उम्र लंबी हो। हम गाते फिर रहे क्या ये? और तुम क्या गाते फिर रहे? हमारा मामला अलग है, संजय रानी। ठीक, वो तो अलग खेल है। तो इसमें क्या जुड़ गया? लिंग्विस्टिक नेशन, भाषागत देश बनना शुरू हो गए। तो यूरोप में वो कंसेप्ट शुरू हुआ जहां से भाषाओं के आधार पर देश बने, इन 4 चीजों के साथ। इतनी बात दिमाग में आए क्या? पक्की बात। यूरोप में साम्राज्य टूटने के बाद देश कैसे बन रहे थे? और नाम लो, कौन सी भाषा बोलते हैं? पुर्तगाली। किसका नाम लूं? जिसका भी तुम कह दोगे सबके नाम के साथ, ये लो। कौन सी भाषा बोलते हैं? इटालियन। अलग भाषा है। बात क्लियर एकदम। ये था यूरोपियन कंसेप्ट ऑफ नेशन। देश अर्थात राज्य बनने का यूरोपियन कंसेप्ट, इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल या परंपरागत। ये कंसेप्ट किस प्रकार के समाज में संभव है? जिसमें विविधताएं कम हो, जिसमें डाइवर्सिटीज कम हो। तुम सबका धर्म एक, झगड़ा खत्म। तुम सबका धर्म एक, झगड़ा खत्म। तुम सबकी भाषा एक, झगड़ा खत्म। क्लियर? तो ऐसे समाजों में ऐसे देश बनना संभव था और बन रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जरा आगे आ जाओ। इन्हीं यूरोपियंस ने दुनिया भर के देश अपने अधिकार में ले लिए और क्या बना दिया? अपने साम्राज्यों का विस्तार करना शुरू किया और दुनिया भर से लूट शुरू की। सारा साउथ अमेरिका, सारा अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, सारी एशिया किसने गुलाम बना ली? 53 गुलाम देश तो किसके? इंग्लैंड के। स्पेन और पुर्तगाल ने कौन कब्जा कर लिया? सारा साउथ अमेरिका। तो जहां जहां तक भी ये लोग गए
इन्होंने अपने भाषा, अपने कपड़े, ये कपड़े हमारे थोड़ा ही हैं, ये कपड़े तो कहां से लाए हम, इनसे सीखा हमने। ठीक क्या, इन्हें लगती है भयंकर ठंड, बेचारे पहनते कपड़े कोट, नहाते ही नहीं अंग्रेज, और बहुत खतरनाक मामला है, कई कई दिन तक नहीं नहाते। और सैंड का प्रचलन बहुत जबरदस्त है, सैंड, और बॉडी के अंदर सामान लगाने, बदबू आए अंदर से यार। लेकिन हमें गर्मी लग रखी है, जून हो रखी है, भयंकर पसीना आ रखे, हम भी कोट पहले फिर रहे। जरा जरा से बच्चे स्कूलों में क्या पहने फिर रहे बेचारे। हमें अपने जलवायु के हिसाब से पहनना चाहिए, हम किसके हिसाब से पहन रहे हैं। तो कपड़े, भाषा कहां चले गए, यहीं छोड़ के, संस्कृति यहीं चले गए छोड़ के, जिससे हमारे समाज में समस्या आना शुरू हो गई, समस्या आज भी चल रही है। ठीक क्या, इस समस्या का नाम यूरोप में भी है। शादी के बिना रह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बच्चे पैदा हो वहां छोड़ के चले आना, इन्हें पढ़ा देगी सरकार, और क्या खोल देगी इनके लिए, कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल। समाज के ऐसे परित्यक्त छोड़ दिए गए बच्चों के लिए क्या थे, कॉन्वेंट स्कूल। हमने यहां खोल दिया, क्या बना दिए, बहुत तगड़े स्कूल है, वैसा भी तो खतरनाक, कॉन्वेंट में पढ़ रहे थे बच्चे। और वो कहां के कॉन्वेंट थे, वहां के सबसे बेकार स्कूल। जैसे ये पूरे वर्ल्ड के अंदर पहुंचते हैं, तो जिन समाजों में ये पहुंचते हैं वहां विविधताएं हैं। तभी सबसे पहला वर्ड मैंने क्या बताया था आपको, समाज। अब सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, कहीं तुम शायद ना समझ पाओ, लेकिन कहां समझ जाओ, अपने देश में कितनी विविधता है, अपने देश में कितनी विविधता है। ये बताओ, क्या सारे भारत देश में एक ही भाषा है, तो कितने देश बनेंगे इसमें, 400, 500, 1000, 4000 भाषाएं हैं कम से कम। ठीक क्या, कोस कोस पे बदले पानी और कोस कोस पे बदले बोली, ये कहां की बात है, भारत की। तो यहां तो दुनिया भर की भाषाएं हैं। अब दूसरा, क्या तुम सबका धर्म ऐसा ही है, नहीं, यहां तो हिंदू भी हैं, यहां तो मुस्लिम भी हैं, यहां तो सिख भी हैं, यहां तो ईसाई भी हैं, यहां तो बौद्ध भी हैं, यहां तो जैन भी हैं, और ऐसे भी हैं जिनका धर्म इनसे भी अलग है। अब किसका देश बनाओगे, इनका इनका किसका देश बनेगा। तो ये कंसेप्ट फेल, ये कंसेप्ट यहां कामयाब नहीं है। अब तुम पे हो रहे हैं जुल्म, और कर रहा है कौन, स्पेन और पुर्तगाल कर रहे हैं पूरे साउथ अमेरिका पे जुल्म, फ्रांस, बेल्जियम, ये सब कर रहे हैं अफ्रीका पे जुल्म, और इंग्लैंड कर रहा है हम जैसे और 50 कंट्री पे जुल्म। इतना भयंकर हमारा क्या हुआ है, शोषण, ऐसा शोषण जिसका कोई मायने नहीं, भयंकर वाला शोषण, जिसके सामने प्रमाण छोटे पड़ जाएं, खुलेआम फांसियां, किसी को उठा के ले जाओ, कुछ ही कर दो, कोई सुनने वाला नहीं है। इन्होंने दुनिया भर में क्या किया है, शोषण, साम्राज्यवाद किया, दुनिया भर को लूटा, देश लूटे। और अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तो अब नए देश बनेंगे, तो बताओ कैसे देश बनाओगे। तो जब जब नए देश बनेंगे तो बनाने वाला कौन होगा, जो जिसके गुलाम अधीन देश है वो देश बनाएगा। तो कैसे देश बनेंगे, तो जब भारत को देश बनने का नंबर आएगा, तो पता लगा हम तो गुलामी में है यार बहुत बड़ी, 200 वर्ष से तो हम पे कोई और राज कर रहा है। जो सिस्टम 200 वर्ष से देश में चलाते आ रहे हैं उसे अपना ले क्या, हाँ यार ये ठीक है, नया क्या लेते फिरेंगे, तो चलो ठीक है, इनका दिया हुआ सिस्टम है, इसे अपना लेते हैं यार। पार्लियामेंट्री सिस्टम किसकी देन है, ब्रिटिशर्स की। तो 200 साल में इन्होंने बहुत कुछ दिया, तुमने अपना लिया, और तुमने जान लिया, समझ लिया कि ये संसद है, चुनाव ऐसे होते हैं, तुम्हारे ये अधिकार हैं, एटसेट्रा। शोषण होगा तो तुम किसकी मांग करोगे, कि हम यहां धरना भी दे सकते, तो देश कैसा फिर हमारा। तो तुम्हारा क्या चल रहा था, हमारा शोषण, और हम किसकी मांग कर रहे थे, अधिकारों की। हमारे पास कुछ व्यवस्थाएं आ चुकी थी,
लेकिन समस्या समाज में बहुत सारी थी। समाज में छुआछूत थी जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। इन्होंने कहा नहीं भाई, इसे खत्म करेंगे। क्या कहा इन्होंने? सती प्रथा बंद। तुमने इनकी बात को तो आगे बढ़ाया, या तुमने देश बनते ये कह दिया कि अंग्रेजों का क्या हुआ, सारा काम खत्म, हम तो अपना नया करेंगे अपना? नहीं किया ना। यानी जैसे जैसे अंग्रेज जो नियम कानून बना गए, जो अधिकार शक्तियां आपको दे गए, आपने वही फॉलो कर ली। लेकिन अब जब देश बनने का नंबर आएगा तो तुम बताओ देश किसके हिसाब से बनाओगे? कि ठीक है भाई देश बनाएंगे, एक लंबी प्रक्रिया से बहुत कुछ हमने सीख लिया है, एक तो उसका इस्तेमाल करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 250 अनुच्छेद तो वहीं से लेंगे तुरंत एकदम। जब हमारा देश बनेगा तो हम कहेंगे कि भाई साहब सब भूल जाओ, हम सबकी संस्कृति एक है, कॉमन कल्चर। अपनी व्यक्तिगत बातों को छोड़ दो एक तरफ, धर्म तुम्हारा कुछ भी हो, तुम अपना मानो, ये अपना मानेंगे, हम सब एक हैं। ठीक क्या? तो हम सब तो अब जा एक साझा भविष्य देख रहे हैं, कॉमन फ्यूचर। हम सबकी साझा संस्कृति है, साझा भविष्य है। ठीक, क्षेत्र हमारे पास है, जनसंख्या हमारे पास है, सरकार हम बना लेंगे, अपने मालिक खुद रहेंगे। यही चार चीज ये थी। लेकिन इन चार के सामने समस्या क्या खड़ी थी कि देश किसका बनाओगे? मुस्लिम कर रहे हैं अपना आंदोलन, कल कौन करेंगे? सिख करेंगे, फिर बौद्ध करेंगे, फिर जैन करेंगे, किसके देश बनाओगे? संप्रभु अंग्रेज चले गए हैं, अपने मालिक अब जा हमें। तो राज्य बनने के लिए प्राचीन काल में जो चार चीज ये थी वो तो हमारे पास थी, लेकिन हमारे पास समाज में क्या थी? बहुत सारी डाइवर्सिटी। तो जब हमारा देश बनने की बात आएगी तो ये देश बनने की प्रक्रिया बहुत पहले से स्टार्ट होगी। जब हम गुलाम थे तभी से स्टार्ट होगी। अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, महात्मा गांधी, ऐसे ढेरों जो हमारे फाउंडिंग फादर थे। अब ये बताओ किसने कहा भारत माता? क्या भारत माता केवल हिंदुओं की है? नहीं, ये तो सबकी है। ये तो भारत देश की आत्मा का प्रतीक है और सब इससे जुड़े हुए हैं, और दुनिया भर के लोगों ने इसके लिए बलिदान दिए। तो हमने तो आहिस्ता आहिस्ता सबने अपना भविष्य ढूंढ लिया। हिंदू मुस्लिम सब मरे आजादी के लिए, सबने क्या ढूंढा? कि अपना देश बनाएंगे अलग ही, हम सबका कॉमन फ्यूचर है, अपना जो भी कुछ है। जैसे ही हमने फूट डालने का प्रयास किया, कौन? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905, तो हिंदुओं और मुस्लिमों ने सड़कों पे आके राखियां बांधना शुरू की कि हम अपना प्रेम तोड़ने के नहीं, देश को अलग अलग नहीं होने देंगे, आपस में इकट्ठा रहेंगे। तो ऐसा प्रेम आपस में बना रहे। ये क्या है? हमारा साझा भविष्य, संस्कृति साझी है, खाना पीना खेती सबकी ऐसी है। हम तो किसान मजदूर लोग हैं, किसान करने खेती करने वाले लोग हैं, हमारे में कोई मतभेद नहीं है। और जहां जहां शोषण कर रही हो सरकार या कोई आदमी, उसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो यहां शुरू होता है दुनिया में आधुनिक देश बनने का सफर। और ऐसे दुनिया भर के बहुत से देश हैं, और इसी आधुनिक देश बनने की यात्रा विधिवत रूप से कौन करता है स्टार्ट? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो जो आज के देश हैं दुनिया भर में, वो जिस कंसेप्ट पे बने हैं या बन रहे हैं या बने थे, वो कौन सा कंसेप्ट है? आधुनिक कंसेप्ट। और जो पहले बने थे वो क्या था? अलग कंसेप्ट था, जिसमें भाषा मुख्य थी। अब हमने भाषा छोड़ दी। तुम्हारी क्या भाषा? तेलुगु, हमारी तमिल, इनकी कन्नड़, उनकी हिंदी, इनकी असम, किसकी उड़िया। तो पूरे भारत में पता नहीं कितनी भाषाएं हैं, किसका देश बनाएंगे? संभव ही नहीं है। तो नए देशों का कंसेप्ट दुनिया भर में आना शुरू हुआ और आधुनिक कंसेप्ट पे देश बनना शुरू हुए। ठीक, अब जब तुम देश बनाओगे तो ठीक है भाई, सब अपनी अपनी वैसी बातें सामान्य अपने पास रखो। अब देश बनना शुरू होगा, तो देश बनाकर चलाओगे कैसे? तुम सबने कहा भाई हमारा देश बनना चाहिए, भारत बनना चाहिए, और हम सब इसके लड़ेंगे मरेंगे, हिंदू मुस्लिम सब, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारा देश बनना शुरू हुआ, अंग्रेज देश से जाते हैं, तो देश चलाओगे कैसे?
कि एक निश्चित चीज की हमें जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? संविधान। तो देश चलाने के लिए हमें लिखित नियम कानून चाहिए जिसमें किसी का कोई शोषण ना कर सकता, कोई भेदभाव ना कर सकता हो, सबको क्या मिले? पूरे अधिकार, सबको मिले पूरी शक्तियां, सबके बीच में शक्तियां बाकायदा बटी हुई हो। तो एक आदमी हुआ है मोंटेस्क्यू, कौन हुआ? एक आदमी फ्रांस का एक आदमी हुआ है मोंटेस्क्यू। और मोंटेस्क्यू ने सबसे पहली बार फ्रांस में कहा था कि राजा राजा रहे लेकिन शक्ति बताओ तुम्हारी कितनी है। तुम सरकार बनाओगे, सरकार के पास जो अलग अलग विभाग होंगे बताओ तुम्हारे पास क्या है। इसने कहा शक्ति पृथक्करण, शक्तियों को बांटो, तभी जाके देश बैलेंस रहेगा। जिसके पास भी अधिक शक्तियां होंगी वो देश का बैलेंस खराब कर देगा। तो इसने क्या कहा था? सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। दुनिया में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत देने वाला कौन था? फ्रांस का व्यक्ति मोंटेस्क्यू। और इसने क्या कहा कि एक है कौन? 3 भाग में सरकारें बांट दे। तुम्हारी सरकार भी 3 भाग में बटी है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यानी विधायिका जो कानून बनाएगी वो ये है, चुन के भेजो अपने आदमी को, तुम्हें किससे बनवाना कानून। तो हम MP MLA ग्राम प्रधान सब चुन के भेजते हैं कि तुम हमारा भला करना। ठीक है? कौन करेगा इसे लागू? अधिकारी, कर्मचारी, ये सब किसमें आते हैं? एग्जीक्यूटिव। ये कौन है? लेजिस्लेटिव। और तीसरा, कोई दिक्कत हो तो जो न्यायपालिका हो वो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। सबको शक्तियां कहां से मिलती हो? इसी का एक नया वर्ड है संविधानवाद। अगर संविधान ही शक्ति का मुख्य स्रोत है, उससे सबको शक्तियां मिलती है, तो क्या कहते हैं इसे? संविधानवाद। समाज क्या है? राज्य क्या है? प्राचीन काल में देश कैसे बन रहे थे? यूरोप में। इसीलिए क्या बोला गया उसे? यूरोपियन कंसेप्ट ऑफ नेशन। जहां भाषागत बहुत बड़ा मामला था, क्षेत्र जनसंख्या मिली, एक भाषा के लोग इकट्ठा हुए, एक देश बना लिया। ऐसा अब हम जैसे समाजों में संभव नहीं था। जिन समाजों के अंदर विविधता क्या है? बहुत ही ज्यादा। इन समाजों में लोगों ने क्या शुरू कर दिया? आपस में इकट्ठा होके एक साझा संस्कृति, साझा भविष्य ये तय कर लिया। और अब इसके अनुसार देश चले तो हमें क्या चाहिए? संविधान। रटना कुछ भी नहीं इसमें, संविधान चाहिए हमें, बनाना संविधान। संविधान को भूल जाओ। इन्हें बनाना अपना मकान। इन्हें क्या बनाना? अपना मकान। आपको, मुझे, किसी को भी अपना मकान बनाना है। आप पुर में, गांव में रहते हैं और आप पुर में शहर में घूमने चले आए हैं, तो आप घूमते हुए जा रहे हैं, आपको लगा खिड़की कितनी सुंदर यार इसके, बताओ जब हम मकान बनाएंगे खिड़की कैसे रखेंगे? ऐसी। ठीक है? तुम कहां सीख रहे हो बातचीत? ये दुनिया को देख देख के कि यार क्या बेहतरीन डिजाइन है, कितना बढ़िया कटिंग कर रखा है, कितना बढ़िया छज्जा, इसका तो छज्जा लगाएंगे ऐसा। ठीक है? तो जब तुम अपना मकान बनाने चलोगे तो दुनिया भर के दो अंदर अच्छी अच्छी चीजें हैं। ठीक है? दरवाजे हमारे बहुत बेकार, ढब ढब लगते हैं यार, बुरी हालत है बहुत। कितने बढ़िया, आराम से खोलो, आराम से बंद होते। हम भी लगाएंगे अपने में क्या? डोर क्लोजर। बात समझ में आ गई? जब संविधान बनेगा तो हमारे संविधान निर्माण वाले पूरे विश्व के अंदर जाएंगे, ढूंढेंगे, खोजेंगे कि यार किस किस का संविधान बढ़िया है, किसमें क्या क्या सामान है। वहां से वही सामान लेते हैं। तो पता लगा दुनिया का सबसे पहला संविधान किस देश का है। सबसे पहले चलते हैं वहां। और वो कौन सा देश है? दुनिया का सबसे पहले आजाद हुआ देश, जो 4 जुलाई 1776 से संविधान रखे बैठा है। दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान। और दूसरा हम जिसकी बात करेंगे वो देश कौन सा होगा? फ्रांस। तीसरी बात करेंगे किसकी हम?
कि किसके यहाँ क्या क्या चीज बड़ी अच्छी है। तो ये संविधान जो है ये बात करता है अधिकारों की। इतने राइट्स किसी संविधान में नहीं है। तो यहां से तो लेंगे अधिकार कि भाई फंडामेंटल राइट है, जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। हमने कहां से लिए हैं? फ्रांस से। जो फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में, जो 10 साल तक चली थी, जिसे कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये थी अमेरिकन क्रांति। और उसका परिणाम जो अधिकारों के लिए लड़ी गई कि हमारा ये अधिकार है, हम ये करेंगे, ठीक है। और क्या बढ़ाया था यहीं से? कांग्रेस। और पूरे वर्ल्ड में कांग्रेस बननी शुरू हो गई थी, कहीं पार्टियों के रूप में, कहीं सरकारों के रूप में। फिर कौन आया? फ्रांस। और फ्रांस की जो क्रांति थी वो राजा और पादरियों इनके विरोध में थी। और किसी क्रांति थी? किसानों क्रांति थी, जिसमें 3 नए वर्ड आए। एक आदमी ने क्या दिया फ्रांस क्रांति में ही कि सबकी शक्तियां बांट दो, मोंटेस्क्यू, ठीक। और कौन? फ्रांस क्रांति में 3 नए वर्ड आए। क्या? लिबर्टी, इक्विलिटी और फर्टेनिटी। स्वतंत्रता, बंधुता और आपसी भाईचारा। बंधुता, स्वतंत्रता और समानता, सब बराबर हैं, कोई भेदभाव ना करो बिल्कुल भी, ठीक है। इक्वलिटी, लिबर्टी, आजाद करो, ऐसी गुलामी में ना रखो कि चर्च जो कहेगा तुम वही मानोगे। तुम्हारी भी जो इच्छा है तुम उसके अनुसार जीवन जियो, तुम्हें आजादी है। आपस में भाईचारा खराब ना करो, देश टूट जाएगा। इसे कहते हैं बास्टिल डे, जिस दिन ये कार्यक्रम शुरू हुआ और लुई 16वें नाम के अत्याचारी से फ्रांस को मुक्ति मिली। तो दुनिया भर के जब भी संविधान लिखे गए तो 3 बात सबसे पहले लिखी गई कि इनका बहुत ध्यान रखेंगे, किसका? आजादी का, ठीक, आपस के भाईचारे का, और किसका? समानता का। तो जब सबसे पहले तुम्हें मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, सबसे पहले कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार। सब बराबर है कानून के सामने, अमीर गरीब कोई भी हो, ठीक। यानी जब तुम अपना संविधान बनाओगे तो तुम दुनिया भर के संविधान का अध्ययन करोगे। इसीलिए जो भारत का संविधान है, क्या बोलते हैं उसे? दुनिया का यह संविधान, जिसे क्या बोलते हैं? विश्व के संविधानों का झोला, जिसमें कोई संविधान का कोई पार्ट कहीं से, किसी का पार्ट कहीं से, आपात के उपबंध कहीं से, उपराष्ट्रपति का पद कहीं से, संसद का सिस्टम कहीं से, मूल अधिकार कहीं से। यानी ये तो कौन है? एक झोला। लेकिन अगर झोला भी है तो बड़ा अच्छा झोला है, इसमें दुनिया भर की अच्छी चीजें शामिल की गई हैं और अलग अलग सामान दुनिया भर से लिए गए हैं, जिन्हें भारत के अनुसार से मॉडिफाई किया गया है। जब तुम्हारा शोषण होगा, पहले कौन कर रहे थे? अंग्रेज। और अब कहीं आदमी ना करना शुरू कर दे छुआछूत या अन्य, तो क्या इसमें क्या मिलेंगे आपको? अलग अलग शक्तियां। राज्य भी अगर आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो उसके विरुद्ध तुम्हारे पास शक्तियां हैं। तुम्हारे ऊपर करता है कोई आदमी अत्याचार, तो उसके खिलाफ भी तुम्हारे पास शक्तियां हैं। तो जब तुम संविधान लिखोगे तो कैसे संविधान लिखोगे? कहां कहां से बातों को लोगे? वही एग्जाम्पल है कि तुम दुनिया भर से गुजरोगे और हर अच्छा सामान अपने यहां शामिल करने का प्रयास करोगे। जब इनमें समस्या आएगी तो तुम क्या करोगे कि ये तो यार ठीक नहीं होगा, इसमें क्या कर दो? संशोधन, अमेंडमेंट, जो आज तक जारी है। अब तक संविधान में कितने? 106 के आसपास तक अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक। इतनी बात में जो मन में ना आया हो, कोई डाउट रह गया हो तो पूछो। सारी बात को निचोड़ दूं और एक बार आगे पहुंचू। समाज क्या है? बात क्लियर, जिसमें कुछ साझा मान्यताएं हैं, कुछ मोरल वैल्यूज हैं, जीवन जीने की एक शैली है, ठीक है। हर समाज के कपड़े लत्ते पहनना, लिखना, घूमना, पढ़ना एटसेट्रा क्या है? कुछ निश्चित नियम कानूनों से बंधे हुए हैं। वो समाज उसे अच्छा नहीं मानता। एक समाज में अलग अलग मान्यताओं के लोग हो सकते हैं, ठीक। इनकी मान्यता अलग है, इनकी मान्यता अलग है, उनकी मान्यता अलग है। ये अपने जीवन शैली में जीवन जी रहे हैं, वो अपनी में जी रहे हैं, ठीक है। सबका सिस्टम अलग अलग है। तो समाज क्या है? बात क्लियर, जो आपको कुछ नैतिक आचरण सिखाता है, कुछ मोरल वैल्यू सिखाता है अपने अपने अनुसार। सरकार क्या है? जिसके पास क्या हो?
जिसके पास जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और अपने ऊपर निर्णय लेने के पूरे अधिकार, संप्रभुता, और इसे का नाम दिया गया राज्य, जिसका वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 कि केंद्र और संसद, राज्य और विधानमंडल, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम और सारे संस्थान सब किसमें शामिल है? राज्य में। इसी राज्य को बार बार क्या समझ लेते हैं हम? देश। तो ये प्रारंभिक राज्य, स्टेट और नेशंस कैसे बनना शुरू हुए? एक यूरोप में साम्राज्यों को टूटने के बाद बने, जिसमें भाषाओं का बड़ा महत्व था, और ऐसे भाषाई देश बनना शुरू हुए। जब ये भाषाई देश होंगे तो सब में एक समस्या आएगी, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है। इसी का परिणाम है संसाधनों की लड़ाई, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की लड़ाई, 2 वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार। ठीक, इनमें दुनिया भर पे कब्जे करने का जंग, संसाधनों को लूटने की जंग। आज भी कोई जर्मन और फ्रेंच अगर तुम वहां जाओगे तो वो आदमी कहेगा कि तुम मेरी भाषा में बोलना चाहते हो तो बोलो, नहीं तो मुझे इंग्लिश बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जर्मन वाले कि जर्मनी में बात करना चाहते हो तो करो, नहीं तो हमें उसमें भाषा में बात नहीं करनी। ये भाव इनमें कब से आए हैं? 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, एक दूसरे को लोगों ने मारा है। ठीक, इन लोगों ने ही विश्व में साम्राज्य फैलाए, कॉलोनीज बनाई और दुनिया भर के अत्याचार और शोषण किए। अब जब वहां देश बनने का नंबर आया तो ये कंसेप्ट फेल हो गया, और वहां क्या हुआ? समाज अलग प्रकार का है, जिसमें डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है, अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों धर्म हैं। ठीक, तो तब लोगों ने अपने व्यक्तिगत चीजें पीछे कर ली और देश के लिए सब एक होते चले गए। तब वहां देशों का निर्माण हुआ। इसे कहते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों पर चलता है, जिसमें मानव, उसका कल्याण सर्वोपरि है। और ऐसे देशों में से जब साम्राज्यवाद खत्म हुआ तो देश बनना शुरू हुए, और वो देश साझा संस्कृति, साझा उद्देश्य, साझा भविष्य, इसके आधार पर बने। और ऐसे देशों को चलाने के लिए जरूरत किसकी पड़ी? संविधानों की। तो लोगों ने अच्छी अच्छी विश्व की चीजें ली, अपने भारत में क्या बनाया? अपना संविधान। इतनी बात में डाउट तो पूछो, इतनी बात समझ में आ गई क्या? बातें आसान है, कुछ बड़ी बात नहीं। अब अगला टॉपिक क्लियर है बिल्कुल एकदम। चलते हैं कहां? ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी पूरी प्रॉपर। व्यक्तियों का संगठित समूह, ठीक, दोनों मीडियम में ये पीडीएफ तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, जिसमें ये बात लिख के भी दे रखी है। संप्रभुता क्या है, हर बात मैंने समझा दी तुम्हें कम से कम। ठीक, डेमोक्रेसी क्या होती है? जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। ठीक, क्या है डेमोक्रेसी? तो ये छोटी छोटी बात तो आपके पास पहुंच जाएगी। वहां से हम जहां आके रुके वो क्या था कि हम बनाएंगे अपना। तो संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं भारत के इतिहास में ही निहित है, और भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे समस्याओं के हल आए, शोषण से मुक्ति मिली, दास प्रथा खत्म हुई, सती प्रथा खत्म हुई। और ये काम शुरू कैसे हुआ? ये काम 2 रूप में शुरू हुआ कि जब हम गुलाम थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो कंपनी ने किस प्रकार से भारत में अलग अलग कानून आए, और एक क्राउन अर्थात ब्रिटेन ने कैसे कैसे यहां विकास किया। हम आंदोलन करते और ये हमें कुछ ना कुछ पकड़ा देते कि चलो ठीक है तुम्हें मिल गया आपसे, और आंदोलन करेंगे, चलो तुम्हें अधिकार भी दे दिया, तुम जो पैसा खर्च होगा उस पर सवाल पूछ सकते हो, मतदान कर सकते हो, सारी बात आएंगे। तो भारत का संवैधानिक विकास चलता है 2 चरणों में, एक कंपनी के अधीन और एक क्राउन के अधीन। ठीक, एक लंबी प्रक्रिया है। और ये है क्या? उसका सबसे पहला एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जहां डाउट है वहीं रोक के पूछना। इससे पहले कुछ और बात करते हैं जल्दी में। तुम नाम में प्रयास क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाए? भारत का संवैधानिक विकास।
कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब भारत का संवैधानिक विकास, सुनते रहना ध्यान से, बातें बहुत सारी हैं। भारत में तो 1498 में कौन आ गया? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आता है कब? मई 1498। वास्को डी गामा इससे पहले क्यों नहीं आता? और भारत की खोज हुई कहां से? हम कहीं नहीं खो गए थे, हम तो यहीं का यहीं थे, समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग से एक आदमी यूरोप से भारत चला आया, और तुम कहोगे जिसने हम पे 200 वर्ष तक राज किया वो तो उसके 100 साल बाद आए। सन 1600 में आते हैं अंग्रेज भारत में, और ये कब आ चुके हैं? 100 साल पहले इनसे। ठीक, लेकिन सब किस काम के लिए आ रहे हैं? सबका उद्देश्य क्या? कोड है इसका? पुत्र अड़ा, कौन? डैड फंसा। सबसे पहले कौन आते हैं आपके पास? पुर्तगाली। फिर कौन आते हैं? अंग्रेज। फिर कौन आते हैं? डच। फिर कौन आते हैं? डेनिस। और फिर कौन आते हैं? फ्रांस। अंतिम में आता है स्पेन, थोड़े से टाइम के लिए, और सब कुछ अपना बेच बाच के तुम्हें रखो अंग्रेजों, हमें काम करना, यहाँ बात खत्म। यहाँ सब तुमने कब्जा कर लिया, हमारे लिए बचाए कुछ नहीं। इतने बात में कोई दिक्कत? तो भारत में कौन आते हैं? यूरोपियन पावर्स, यूरोप की शक्तियां। और कब से? 1498 से। तुमसे क्वेश्चन है, यूरोप के लोग 1498 में ही क्यों आते हैं? इससे पहले क्यों नहीं आते ये लोग? और भारत की खोज 1498 में ही क्यों होती है? क्यों होती है? इससे पहले क्यों नहीं होती? जी, क्योंकि ये देखो, यहां है चीन, चाइना, और हम हैं क्या? और एक रास्ता कनेक्ट है चीन से लेके यूरोप तक, स्थल के ऊपर, लैंड के ऊपर। और एक साम्राज्य हुआ है चीन में जिसका नाम था हान साम्राज्य, हान डायनेस्टी। आज भी चीन के 96% लोग कौन है? हान समुदाय के। और इसी हान साम्राज्य ने 114 ईस्वी में एक रास्ता बना दिया चीन से लेके यूरोप तक, जिससे प्राचीन काल में व्यापार चल रहा था। और भारत का भी एक राजा हुआ है कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी का, और उस कनिष्क ने हमें भी इससे जोड़ दिया। किसने? क्योंकि पूरे यूरोप में कोई मसाला, कोई फसल, कोई कपड़ा नहीं पैदा होता, उसका कच्चा माल नहीं होता। तो यूरोप के लोग इसी रास्ते से अपने सारे सामान मंगवाते थे, जिनमें सबसे बड़ी मात्रा में क्या आता? एक बहुत सुंदर चमकदार कपड़ा, रेशम। और वो रेशम पश्चिम एशिया होते हुए कहां पहुंचता? यूरोप तक। इस मार्ग का नाम ही क्या पड़ गया? सिल्क रूट। सिल्क सिल्क रूट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन बीच में यूरोप से पहले ही आज के तुर्की में एक नया साम्राज्य पनपना शुरू हुआ, जिस साम्राज्य का नाम था हिंदी में उस्मानी साम्राज्य, और इंग्लिश में ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर। और ओटोमन एम्पायर की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, आज का इस्तांबुल, आज का इस्तांबुल। और यह साम्राज्य बनना तो शुरू हुआ था 1299 से,
लेकिन ये एक बहुत बड़ी पावर बना 1453 1453 में इसने सारी पश्चिम एशिया और सब जीत लिया। पूरब के यूरोप का हिस्सा भी जीत लिया, उत्तर के जो अफ्रीका है वो भी जीत ली, उत्तरी अफ्रीका, ईस्टर्न पूरा यूरोप, और जिन देशों का आज आप नाम सुनते हो वो सब इसके गुलाम थे। सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सब इसके गुलाम, सब इस साम्राज्य के अधीन थे। छोटे छोटे राजा। सबसे बड़ा इस्लामिक साम्राज्य हुआ है दुनिया का, मुसलमानों का दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य ओटोमन साम्राज्य। और इसने ये रास्ता बंद कर दिया कि अब जो भी माल आएगा एशिया से वो केवल हमारे तक आएगा, हमसे आगे नहीं जाएगा। तो यूरोप में मच गया हाहाकार कि सारा माल आना बंद, क्या खाएंगे, मर जाएंगे हम तो। अब चलो कहीं ना कहीं रास्ते ढूंढो कहां जाने के। सबके अंकल जी कौन थे उस समय? सबके अंकल जी थे भारत, कि कुछ भी करे कहां जाना पड़ेगा एक बार। पूरे विश्व के व्यापार में उस समय भारत का हिस्सा 25% था। सारा कच्चा माल हमारे पास था। वर्ल्ड में नंबर 1 जूट हम देते, मसाले हम देते, नील हम देते, कौन? सारे फल, उनमें आज भी हम वर्ल्ड में नंबर 1 है। चाहे केले का नाम लो, चाहे नींबू का नाम लो, चाहे आम का नाम लो, तो सारे फल, सब्जी, अनाज कहां से आ रहे हैं? भारत से। पहले रास्तों से आ रहे थे और वो बंद हो चुके हैं, तो जो लोग यूरोप से भागना शुरू करते हैं और जैसे ही चलते हैं तो 2 बड़े अभियान। इतनी बड़ी आशा है कि तुम रास्ता खोज लोगे तो राजा और राज परिवार छोड़ने आते समुद्र के तट तक उन्हें फ्लैग ऑफ करने के लिए। ऐसा पहला अभियान चलता है। कहाँ? ब्रिटेन वाले कहते हैं हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, हम तो गरीब आदमी, हमारे बस की बात है इतनी लंबी यात्रा का खर्चा उठाना, 3-3 जहाज यहां से भर के भेजना सामानों के। तो कौन? पुर्तगाल ये हिम्मत करता है और क्रिस्टोफर कोलंबस यात्री चलता है। कब? 1492। रास्ता कब बंद हुआ? 1453 में, जब ये एक बड़ा साम्राज्य बन गया। इसके बाद ही अगले अभियान चलते हैं समुद्रों की ओर। इसने क्या खोज लिया? इसने खोज दिया उत्तर अमेरिका, और ये कहां पहुंच गया? आज के मैक्सिको में। और वहां इसके हाथ लग गया चांदी का बहुत बड़ा भंडार। इसने तो फिर सारे अभियान छोड़ दिए। ये तो भाग के मैक्सिको जाते और चांदी लेके आते। यूरोप में आ गए चांदी की बाढ़। जब पता लग गया नहीं घर में चांदी आ चुकी तो हम भी नहीं बैठने के, फिर हम भी चलेंगे चांदी लेने। तो पूरे यूरोप में अभियान पे अभियान चलना शुरू, और सब ने क्या कर दिया शुरू कार्यक्रम? अभियानों के प्रति जनता की और रुचि बढ़ गई कि और आदमी भेजो, क्या पता क्या हाथ लग जाए किसी के। ऐसा ही एक अभियान लेके कौन चला? 3 नौकाओं पे राजा फ्लैग ऑफ करने आए उन्हें छोड़ने तट तक। कौन? पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, जिसकी जर्नी जबरदस्त है। एक घर जाकर साइट देखना, बीबीसी हिंदी, एक बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है, फिल्म बनने वाला मटेरियल, कि वास्को डी गामा 3 जहाज लेके चलता है सामान से भरे हुए। कितने भयंकर तूफान आते हैं, उसका भाई मर जाता है उसी के अंदर, फिर भी अभियान खत्म नहीं करता वो। और बहुत मुश्किल से कहां पहुंचता है? साउथ अफ्रीका में जगह पड़ती है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, जिस शहर का आज नाम है केप टाउन। क्या नाम है आज? केप टाउन। इसी केप टाउन को बोलते थे बस ये अंतिम जगह है, माल पानी भर लो। समुद्रों में जो जहाज चल रहे हैं वो पतवार पे चल रहे हैं, इंजन का विकास ही नहीं हो पाया तब तक जबकि बात चल रही है। और यहां से वो आदमी आगे बढ़ता है, जहाज बचे रह गए एक, बस सब खत्म हो गया चक्रवातों में। और मेडागास्कर पहुंचता है, और मेडागास्कर में मिलता है उसे एक भारतीय गुजराती अब्दुल मजीद, जिसका इतिहास में जिक्र नहीं है। और ये कहता है कोई दिक्कत ना मान, अगला रास्ता मुझे पता है, मैं यहां आता रहता हूं। और वास्को डी गामा को लेकर आता है कहां? वास्को डी गामा को लेकर आता है इंडिया। और जब ये आदमी पहली बार इंडिया आता है तो लोग हिल जाते हैं कि यार यूरोप से सागर से होकर चला है आदमी। तो जैमोरिन कहां का राजा? केरल का,
कालीकट में स्वागत करने आता है, कहां? खुद बंदरगाह के ऊपर। किसका? वास्को डी गामा का, कि यार यूरोप से एक आदमी आया है, इसकी दावत करता है बढ़िया। और इसके बाद वास्को डी गामा यहां से 2-3 जहाज भर के मसालों और अन्य सामानों के यूरोप पहुंचता है। यात्रा पे जितना खर्चा आया था उससे 3 गुना कमाता है। और फिर तो रास्ता खुल गया, लोगों ने काम शुरू कर दिया। वास्को डी गामा दोबारा फिर आता है, अगली बार आके हो जाता है बीमार, और बीमार होने के बाद उसकी भारत में मृत्यु होती है। वास्को डी गामा की कब्र भारत में कहां थी? कोचीन में। कहां? उसे कोचीन में दफनाया गया, जिसे बाद में उसके कोफिन को निकालकर वो लोग ले गए, क्योंकि उनके लिए वो बड़ा प्रसिद्ध आदमी था। और उसे कहां जाके दफनाया दोबारा फिर से? पुर्तगाल के अंदर। तो खोज किसकी हो गई? 1498 में भारत की। क्यों हुई? क्योंकि रास्ता रुक गया था, और रोकने वाला कौन था? ओटोमन साम्राज्य। अब विदेशी पावर्स यहां आना शुरू। ये बताओ, जिसे घर भी ये माल जा रहा होगा, जिस देश में जा रहा होगा, वहां चकाचौंध आना शुरू, उनके व्यापार शुरू। ठंडा एरिया है, मसालों की डिमांड है, चाय की डिमांड है, बहुत सारे सामानों की डिमांड है। तो अब यूरोप की शक्तियां यहां आना शुरू होती है। जब शक्तियां आना शुरू होती हैं तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली कहते हैं किसी को भी सागर से आना रास्ता हमने खोज रखा, पहले देना पड़ेगा हमें टैक्स, तुम ऐसे भाग के चले आओगे। तो क्या बनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी पानी में चलने का टैक्स देना पड़ेगा, सारा हमारा है रास्ता, कभी तुम भी चल पड़ो इसके ऊपर को। तो उनसे परमिट बनवाना पड़ता, तब सागर में चलते। तो ताकत कौन बनी? जिसने पहले माल इकट्ठा करना शुरू किया। कौन था वो देश? पुर्तगाल। इनके 100 साल बाद इनके नक्शे कदम पे कौन आते हैं लोग? ब्रिटेन से। और सब करने क्या आ रहे हैं? व्यापार। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो माल बढ़िया बिक रहा है। क्या तो भारत में बिक रहा था, या दमादम कहां जाकर बिक रहा है? यूरोप में। हमें तो फायदा हो रहा है। यानी इस दौर में 1857 तक भारत का कितना? 1 रुपया कितने के बराबर था? 13 से लेके 17 डॉलर के। इतनी मजबूत करेंसी थी भारत की, जिसकी अब दुर्गति हो गई है। क्या? 86 रुपये में 1 डॉलर। क्यों? सत्ता उनके केंद्र में चली गई है, उन्हीं के पास सारी पावर है, संस्थाएं उन्हीं के पास है, और सब व्यापार करने के लिए इन पे डिपेंड है। ठीक, दुनिया भर के लोग यहां आए, उन सब शक्तियों में पहले लड़ाई हुई, और अंतिम में कौन जीतता है? ब्रिटेन। और ब्रिटेन कब्जा करता है। और जब सुनते रहना जल्दी में, तुम कुछ नहीं बिल्कुल भी। जब ब्रिटेन कब्जा करता है तो कोई ब्रिटेन की सरकार आई नहीं। कौन आई? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन आती है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ऐसी ही कंपनी दुनिया भर में व्यापार कर रही है ब्रिटेन के लिए। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो पूरे भारत पे कौन कर रही है कंट्रोल? ईस्ट इंडिया कंपनी। और बराबर में ही एक और महाद्वीप है। ये दोनों देश भी गुलाम किसने बना लिए हैं? यहां भी कौन है? ब्रिटिश कंपनियां। लेकिन कंपनियों से यहां बहुत बड़ी चूक हो गई है। और कंपनियों के लचर कारण से। लचर कारण कैसा? कंपनियां भ्रष्टाचार में लिप्त है। कंपनियों में कंपनी का व्यापार चल ही रहा है, हम भी अपना व्यापार कर रहे हैं। 4 बक्से मेरे बैठवा जहाज के अंदर, कहां बेचूंगा जाके ने? लंदन में। व्यक्तिगत व्यापार चल रहा है कंपनी के साथ साथ। कंपनियां इनसे व्यापार करवा के इनका सामान खरीदना है, तो ये दे रहे हैं मुझे गिफ्ट। मैंने गिफ्ट भी ले लिए हैं, उपहार आदि। तो यानी अब चारों तरफ क्या चल रहा है? लोग पैसे बना रहे कंपनियों की आड़ में, ब्रिटेन को लाभ भी कुछ नहीं हो रहा है। और कंपनियों ने एक देश को खो दिया है, जिसको खोने की शुरुआत इससे पहले हो चुकी है, 8-10 साल पहले। तो अब लगा कि इतना बड़ा महाद्वीप हाथ से निकल गया, अब कुछ भी करो, इन कंपनियों को टाइट करो तुरंत एकदम। तो कंपनियों को टाइट करने के लिए क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट। और ऐसा रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहली बार कब आता है?
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट करना है कंपनी को, तुम क्या करोगे, कैसे करोगे। तुम्हारे चक्कर में एक महादेव हाथ से निकल गया है, अब तुम्हें छोड़ने के नहीं, नहीं तुम इसे भी निकाल दोगे हाथ से। तो एक कहावत है, एक साम्राज्य तो ब्रिटेन के हाथ से चला गया, पूरा उत्तर अमेरिका का एक बड़ा देश यूएस से, ठीक, वो कब हो गया आजाद, 4 जुलाई 1776 को। लेकिन इसने कंपनियों को और ब्रिटेन को कर दिया क्या, सतर्क, और एक नया साम्राज्य एशिया का उसके हाथ लग गया। वो सीख गया राज्य चलाना कैसे है, जितनी छूट जनता को यहां दी थी वो सब खत्म कर दी, और जुल्म का नया खेल शुरू हुआ। उसके शिकार कौन हुए, हम। और अब क्या क्या इसमें कहा गया कानून में, कल से ये बात पढ़नी। भारत का संवैधानिक विकास, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, कंपनी पे ब्रिटेन कैसे लगाम लगाता है और क्या क्या लाता है इनके अंतर्गत। कल मिलते हैं इससे आगे।